गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या किया था। रिटायरमेंट में हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। तो देखो, गुडविल के ट्रीटमेंट के बाद आपकी बुक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया वो दिया हुआ है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया। लेकिन वो टॉपिक और वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। उससे पहले उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ reserves, accumulated profit or losses in case of retirement of a partner. In case of retirement of a partner, यानी कि किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट की सिचुएशन में अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उस समय रिजर्व का, प्रॉफिट लॉसेस का या फिक्टिशियस एसेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो देखो, ये टॉपिक आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। आप लोगों को मैंने वहां भी बताया था कि अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, चाहे वो एडमिशन की वजह से हो, चाहे रेशियो चेंज की वजह से हो, चाहे रिटायरमेंट की वजह से हो, और चाहे इवन डेथ की वजह से हो, अगर फर्म के रिकंस्टिट्यूशन के समय फर्म के पास किसी भी प्रकार का रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस या फिक्टिशियस एसेट्स का बैलेंस पड़ा होता है, तो उन सभी बैलेंसेस के ऊपर किसका राइट होता है? ओल्ड पार्टनर्स का राइट होता है। उन सभी रिजर्व को, उन सभी प्रॉफिट एंड लॉसेस के बैलेंस को सभी ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हमें खत्म करना होता है। तो सेम बात रिटायरमेंट के केस में अप्लाई होगी। रिटायरमेंट के केस में भी अगर फर्म के पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्व, प्रॉफिट, लॉसेस का बैलेंस है तो उन बैलेंसेस को सभी ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। सीधा सा एग्जांपल है भाई, मान लो एक फर्म में 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड, तीनों का रेशियो है 1:1:1। पिछले कई सालों से वो अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं और आज की डेट में उनके पास 3 लाख रुपए का रिजर्व फंड का बैलेंस दिया हुआ है, रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है। अब मान लो एक्स फर्म को छोड़कर जाता है तो नो डाउट फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा। अब जब एक्स फर्म को छोड़कर जाएगा तो वो इस रिजर्व में अपने हिस्से की डिमांड करेगा कि भाई ये जो 3 लाख रुपए का रिजर्व हमारी फर्म के पास है, ये केवल और केवल आप लोगों की मेहनत का रिजल्ट नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा बनता है, तो एक्स को हिस्सा देना बनता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, गेनर टू सैक्रिफाइसर की एंट्री करते हैं। लेकिन रिजर्व वगैरह के केस में मैंने बताया था कि अगर फर्म के पास कोई भी रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस का बैलेंस है तो उन सभी बैलेंसेस को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटकर खत्म कर देना है। ठीक, उसके लिए एंट्री आपको पता है। अगर लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है या रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है तो उनको खत्म करने के लिए रिजर्व को तो करोगे डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट, जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी&एल का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और अगर कोई पी&एल का डेबिट बैलेंस है या कोई फिक्टिशियस एसेट्स है जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दी गई है तो उन्हें भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटकर खत्म करना है। और उसके लिए एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल टू फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर? सारा पॉइंट, सारा ट्रीटमेंट वही है जो आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है तो उसका ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से होगा जैसा आपने एडमिशन के केस में किया था। सारे के सारे जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटकर खत्म करना। ठीक, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लो ताकि आपको रिवाइज हो जाए। देखिए 27, 28 एक जैसे से क्वेश्चन है। 28 इलस्ट्रेशन को देखिए। देखिए इलस्ट्रेशन 28 में ये कहा गया है
कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2 3 4। तीन पार्टनर है ए बी सी, तीनों का रेशियो आपको दिया हुआ है 2 3 4। आगे कह रहे हैं कि ऑन 31st of March 2019 A retires and B and C decided to share future profit in the ratio of 2:1। A फर्म को छोड़कर जा रहे हैं और B और C ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो लोग प्रॉफिट और लॉस को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन देयर बुक्स ऑन दिस डेट। इस डेट को उनकी बुक्स में ये कुछ बैलेंस है, जैसे P&L का बैलेंस है 72 का, लेकिन डेबिट बैलेंस है। P&L का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, ठीक। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड के बारे में पहले ध्यान से सुन लो, आगे हम इस क्वेश्चन को करें। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है, प्रोविडेंट फंड दिखने में लास्ट में वर्ड यूज किया गया है फंड, जो कि एक रिजर्व का ही पार्ट मान लिया जाता है। हम लोग जैसे जनरल फंड हुआ या रिजर्व फंड हुआ, उन्हें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन प्रोविडेंट फंड इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिजर्व। ध्यान रखना इस चीज का। प्रोविडेंट फंड इज नॉट ए टाइप ऑफ रिजर्व, इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। आप लोगों को बताया हुआ है प्रोविडेंट फंड क्या होता है। कोई भी वर्कर जब किसी जॉब को करता है तो नॉर्मली एम्प्लॉयर यानी कि ओनर उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के पर्पज से या गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी का एक अमाउंट जो नियर बाई 12% के आसपास होता है डिडक्ट करता है। जितना पैसा ओनर वर्कर की सैलरी में से काटता है उतना ही पैसा अपने पास से मिलाता है और वर्कर के नाम से एक प्रोविडेंट फंड में अलग से वो पैसा डिपॉजिट करवाया जाता है, ठीक है। उस पैसे का यूज कब किया जाता है? जब वर्कर रिटायरमेंट लेता है। तो वर्कर जब रिटायरमेंट लेता है तो जितना पैसा उसके प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा हो चुका अलोंग विद इंटरेस्ट उस वर्कर को दे दिया जाता है, ताकि वर्कर की जो ओल्ड एज है उसके लिए एप्रोप्रिएट प्रोविजन अरेंज हो जाए, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड इज नॉट ए एसेट, सॉरी नॉट ए रिजर्व, इट इज ए लायबिलिटी। इसको कभी नहीं मानना, ठीक। फिर दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व, ये कुछ बैलेंसेस दिए गए थे। अब आगे कह रहे हैं it is agreed that workmen compensation reserve is no more required। भाई ये कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। वैसे भी यानी कि देखो इसने क्लियर कहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब इसको बांटकर खत्म कर दो, ठीक। अगर ये लाइन नहीं कहता तो भी हम रिटायरमेंट के केस में क्या करते? इस रिजर्व को खत्म करते। सेकंड, 25% of general reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve। आप लोगों को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में तो पता ही है कि इन्वेस्टमेंट के प्राइस में होने वाले फ्लक्चुएशन की वजह से होने वाले लॉस को फेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है। तो इस वैसे तो इसने हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट की वजह से होने वाले लॉसेस को फेस करने के लिए बनाते हैं, लेकिन इसने कहा कि सर 25% जनरल रिजर्व का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर करो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के प्राइस में फ्लक्चुएशन है जिसकी वजह से लॉस हो सकता है, उस लॉस को फेस करने के लिए इस साल अपने रिजर्व का 25% आप वहां ट्रांसफर कर दो, ठीक है। और कुछ नहीं कह रखा, सिर्फ कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखो आप लोगों को जर्नल एंट्री करनी है रिगार्डिंग डिफरेंट रिजर्व्स। फॉर्मेट आप लोगों ने बना लिया। ये चीजें आप लोग लिख लेंगे, टेक पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, ठीक है। फॉर्मेट आपने बना। अब एक एक चीज के ऊपर गई। देखो बेटा सबसे पहले एक एक आइटम को लेके चलो। सबसे पहले हम P&L की बात करते हैं। P&L में 72,000 का डेबिट बैलेंस है, इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है। पूरे का पूरा P&L का 72,000 का बैलेंस ABC में डिस्ट्रीब्यूट होगा। P&L का डेबिट बैलेंस है, उसे खत्म करने के लिए तो करोगे क्रेडिट, A, B और C की कैपिटल को डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? A's
कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital account debit, C is capital account debit to प्रॉफिट एंड लॉस। P&L का 72 का बैलेंस है। ओल्ड पार्टनर एबीसी में ओल्ड रेशियो जो कि कितना है 234, तो 234 के हिसाब से 16,000, 24,000 और 32,000। यहां लिख देंगे डेबिट बैलेंस ऑफ P&L डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई P&L का जो डेबिट बैलेंस था उसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक, उसके बाद सेकंड आइटम दिया हुआ है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। बता चुका हूं इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसका कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दो एज इट इज। तीसरा आइटम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लियर क्या आ गया था कि देयर इज नो नीड ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इट मींस इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी का आइटम है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। खत्म करने के लिए WCR को तो करोगे डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट to A's capital account to B's capital account to C's capital account। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 45,000 का बैलेंस है। तीनों पार्टनर ए बी सी में 2:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 234 के हिसाब से 10,000, 15,000 एंड 20,000। यहां लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी हमने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर नेक्स्ट आइटम है जर्नल रिजर्व जिसका बैलेंस है 120। इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसे खत्म करने के लिए डेबिट, लेकिन एक पॉइंट कहा गया है कि भाई 25% ऑफ जर्नल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। भाई इस साल आपको रिक्वायरमेंट है कि आप अपने जर्नल रिजर्व में से 25% अमाउंट यानी कि 30,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो 120 में से 30,000 तो आप ट्रांसफर कर दो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, बाकी बच गया 90, वो ABC में डिस्ट्रीब्यूट। तो पूरी एंट्री क्या होगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखो ये रिजर्व तो पूरे का पूरा खत्म होगा तो इसको तो पूरे 120 से डेबिट करोगे। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट to A's capital account to B's capital account and to C's capital account। जर्नल रिजर्व का टोटल बैलेंस था 120 जिसका 25% 30,000 रुपीज तो कहां चला जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, बच गया 90, 234 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 20,000, 30,000 एंड 40,000। नीचे लिख देंगे जर्नल रिजर्व एडजस्ट। ठीक है बेटा, तो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हमारे पास जर्नली किससे रिलेटेड है, वर्कमैन स्पेसिफिक रिजर्व का क्वेश्चन है।
तो स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में भी मैंने बताया था, आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में बता रखा है कि अगर हमारे पास मान लो फर्म के रिकंस्टिट्यूशन के समय कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व है, तो स्पेसिफिक रिजर्व पे भी ओल्ड पार्टनर का राइट होता है, वो स्पेसिफिक रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ता है। लेकिन अगर उस स्पेसिफिक रिजर्व के रिगार्डिंग कोई लायबिलिटी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस लायबिलिटी को राइट ऑफ करो, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इसी प्रकार का है। देखो बेटा नेक्स्ट 29th इलस्ट्रेशन में कह रहे हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर ए बी सी, रेशियो है 3:1। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड ए एंड बी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। सी फर्म को छोड़कर जा रहे हैं, ए और बी ने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि गिव जर्नल एंट्री ऑन सीज रिटायरमेंट इन फॉलोइंग केसेस। ये कुछ केस है, जैसे फर्स्ट केस में कह रहा है कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स इन बुक्स एट ₹1 लाख व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 40,000 अगेंस्ट इट। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारी बुक्स में 1 लाख रुपए का है, जबकि उसके रिगार्डिंग जो क्लेम है वो 40,000 का है, ठीक है। तो आप ये देखो कि स्पेसिफिक रिजर्व तो कितने का है, 1 लाख का, उसके रिगार्डिंग क्लेम कितने का है, 40 का। तो आपको पता है पहले तो 40,000 क्लेम के राइट ऑफ कर लो, बाकी बच गए आपके पास 60,000, वो ओल्ड पार्टनर एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो 3:1 में। तो फर्स्ट केस में एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट and to seize capital। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टोटल कितने का है, 1 लाख का, क्लेम कितने का है, 40,000, बच गया कितना, 60,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कितना हो जाएगा, 30,000, 20,000 और 10,000। यहां लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड। फिर सेकंड पॉइंट में कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स इन बुक्स 2 लाख वेयर देयर इज ए क्लेम ऑफ 275 अगेंस्ट इट। भाई रिजर्व तो है 2 लाख का, जबकि क्लेम कितने का है, 275 का है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्लेम का अमाउंट ज्यादा है, तो आपको पता है कि जब क्लेम ज्यादा होता है तो उस केस में बाकी का पैसा आप कहां से लोगे, रिवैल्यूएशन से। तो सेकंड जो केस है उसमें कौन कौन सी एंट्री बनेगी, पहली एंट्री भाई आपका क्लेम है 275 का, 2 लाख तो आप ले लोगे रिजर्व से, बाकी 75 एडिशनल लॉस मानते हुए रिवैल्यूएशन के डेबिट में, प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है। तो सेकंड केस में पहली एंट्री तो बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। भाई रिजर्व के तो पूरे के पूरे 2 लाख रुपए यूज हो जाएंगे, बाकी 75,000 कहां से लिए जाएंगे, रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम कितने का है, टोटल 275 का, रिजर्व से कितना ले लोगे, 2 लाख, और 75 कहां से ले लोगे, रिवैल्यूएशन से। यहां लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम एडजस्टेड, क्लेम को आपने एडजस्ट किया है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो 75,000 रिवैल्यूएशन का लॉस है वो तीनों पार्टनर ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसी के लिए सेकंड एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का टोटल लॉस कितने का है? 75,000 का। एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन सा रेशियो है? 3:1। तो 3:1 के हिसाब से 37,500, 25,000 और 12,500 यहाँ लिख देंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। रिवैल्यूएशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक। इसी प्रकार थर्ड केस में कहता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर्स इन बुक्स एट ₹50,000 वेयर द इन्वेस्टमेंट जिसकी मार्केट वैल्यू दिखा रखी है 180 अपीयर्स एट 2 लाख। देखो ये कह रहे हैं कि हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा था, ठीक है। किस लिए बनाते हैं? कि भाई इन्वेस्टमेंट के प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से अगर कोई लॉस हो तो उस लॉस को फेस करने के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में 2 लाख है जिसकी मार्केट प्राइस कितना है? 180 है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि इन्वेस्टमेंट के प्राइस 20,000 रुपीज रिड्यूस हो रहे हैं, तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट के प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। आपने इसी लॉस को फेस करने के लिए ही तो ये रिजर्व बनाया था, है ना। तो ये 20,000 का जो लॉस है वो कहां से ले लोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। बाकी जो बच जाएगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ए बी सी में। सेम इसी प्रकार की एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 20,000 टू ए टू बी टू सी। ये तो आप खुद करना। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कहता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर्स इन बुक्स ₹20,000। भाई हमने अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा था 20,000 का, जबकि ये कह रहे हैं कि वेयर इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू है 120 अपीयर्स एट 2 लाख। अब बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख है जिसका मार्केट प्राइस है 120। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट के प्राइस कितने रुपए रिड्यूस हो गए? 80,000 रिड्यूस हो गए। और रिजर्व आपके पास कितने का है? ओनली 20 का, ठीक है। अब रिजर्व में 20 का, लॉस कितने का हो रहा है? 80 का। तो बाकी का जो 60,000 का लॉस बच गया दैट विल बी चार्ज फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी की तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 60 टू इन्वेस्टमेंट 80। फिर रिवैल्यूएशन के लॉस को तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। ये क्वेश्चन करके देखना, ठीक है बेटा। तो देखो जैसे कि हमने पढ़ा कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो जनरली उस फर्म के पास जितने के भी रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस के बैलेंस होते हैं उन सभी को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते हैं। अब हम इसी में एक चीज और करते हैं। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि फर्म में 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, तीनों का रेशियो इक्वल है। पिछले कई सालों से बिजनेस को ऑपरेट कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने 3 लाख रुपए का एक रिजर्व जनरेट कर लिया। क्या कर लिया? 3 लाख रुपए का एक रिजर्व जनरेट कर लिया, ठीक। अब क्या हुआ कि पार्टनर एक्स इस फर्म को छोड़कर जाना चाहता है, ठीक है, नो डाउट। अगर एक्स फर्म को छोड़कर जाएगा तो वो अब रिजर्व में अपने हिस्से की डिमांड करेगा, रिजर्व में अपना हिस्सा मांगेगा और उसे हिस्सा देना भी बनता है। तो हम लोग इस रिजर्व में उस रिटायरिंग पार्टनर का जो भी हिस्सा बनता है वो हिस्सा उस रिटायरिंग पार्टनर को पे करते हैं। और उसके लिए जनरली क्या करते हैं, जितना भी रिजर्व होता है वो सभी पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म करते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन क्या होती है कि भाई एक्स फर्म छोड़कर जा रहे हैं, वाई और जेड तो कंटिन्यू है। रिजर्व किस लिए बनाया गया? फ्यूचर की कंटीजेंसीज को फेस करने के लिए। तो कई बार जो रिमेनिंग पार्टनर है वो डिसाइड करते हैं कि भाई रिजर्व वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है, हम लोग इसको बांटेंगे नहीं
क्योंकि हम लोग फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या पता फ्यूचर में कौन सी कंटीजेंसी क्रिएट हो जाए। तो समटाइम द पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। हमने जो प्रीवियस केस किया उसमें हमने रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर दिया, लेकिन अगर रिमेनिंग पार्टनर उस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो क्या करें। तो देखो उस केस के लिए मैंने बता रखा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो उस केस में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी गेनर टू सैक्रिफाइसर की। पहले तो हम क्या निकालेंगे, टोटल एडजस्टेबल अमाउंट निकालेंगे और फिर ये देखेंगे कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है। गेनर से पैसा लेकर किसको दिया जाता है, सैक्रिफाइसर को पैसा दिया जाता है। ठीक है। देखो बेटा इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 30, जिसमें क्या कह रहे हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो 5:3:2 है। बी रिटायर्स and new profit sharing ratio between A and C is agreed at 2:3। B फर्म को छोड़कर जा रहे हैं और A और C के बीच का जो नया रेशियो है वो 2:3 डिसाइड हुआ। They also decided to record the effect of the following without affecting their book value। क्लियर कह रहे हैं कि नीचे जो आइटम दिए गए हैं उनकी बुक वैल्यू को इफेक्ट किए बिना वो इसका रिकॉर्ड करना चाहते हैं। They also decided to record the effect without affecting book value। यानी कि नीचे जो आइटम दिए गए हैं उनके इफेक्ट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं बुक वैल्यू को अफेक्टेड किए बिना। यानी कि कहने का मतलब एक पार्टनर के रिटायरमेंट होने के बाद भी नीचे जैसे कुछ रिजर्व वगैरह के बैलेंस पड़े हुए हैं वो लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, लेकिन उसके इफेक्ट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया इफेक्ट को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, गेनर टू सैक्रिफाइसर। बेटा जस्ट 1 मिनट होल्ड। ठीक है बेटा, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि बुक वैल्यू को अगर इफेक्ट नहीं करना चाहते और इफेक्ट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहे हैं और बाकी के पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि जितने भी रिजर्व वगैरह हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ठीक है, तो आप एक एंट्री का छोड़ दो स्पेस, अब वर्किंग नोट में आओ। आपको अगर उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट एंट्री चाहिए तो दो आइटम की रिक्वायरमेंट है, एक तो पार्टनर का सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। भाई ए बी सी का ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3:2 है। न्यू रेशियो ऑफ, कौन रिटायरमेंट ले रहा था बेटा, बी रिटायरमेंट ले रहा था। ए और सी का न्यू रेशियो क्या है, ए एंड सी, दैट इज 3:2। आई थिंक ये हाँ 2:3, सॉरी क्या रेशियो दिया हुआ है, 2:3। तो कोई भी फार्मूला अब यहाँ पे कोई भी लगा सकते हो, या तो सैक्रिफाइस का लगा लो या गेन का लगा लो। तरीका आपको पता है, सैक्रिफाइस का लगा है पॉजिटिव आंसर है सैक्रिफाइस, नेगेटिव आंसर है गेन। ठीक है, तो सैक्रिफाइस रेशियो का क्या फार्मूला हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ए की बात करें तो ए का ओल्ड कितना था, 5/10, न्यू कितना है 2/5, 10 एलसीएम 5 - 4, 1/10 का क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। बी की बात करें तो देखो बी तो फर्म में अपना पूरे का पूरा हिस्सा छोड़ के जा रहा है। भाई बी को पहले कितना मिलता था, 3/10, अब वो फर्म को छोड़कर जा रहे तो वो पूरी तरीके से क्या है, सैक्रिफाइस कर रहा है। बी क्या है, सैक्रिफाइसर। सी की बात करें, ओल्ड कितना था 2/10, न्यू कितना है 3/5, 10 एलसीएम, तो यहां से 2 - 6, तो माइनस का 4/10 आ रहा है, तो प्लस का 4/10 लिखकर क्या लिखोगे, गेन। ए और बी आर द सैक्रिफाइसर, सी इज द गेनर। ठीक, अब वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ टोटल एडजस्टेबल अमाउंट। अब आप टोटल एडजस्टेबल अमाउंट निकालिए
जिसके रिगार्डिंग आपको एडजस्टमेंट करनी। कौन कौन से आइटम है? टोटल एडजस्टेबल अमाउंट में एक तो आपके पास दिया हुआ है जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व। भाई जर्नल रिजर्व कितने का है? 120 का। इसी प्रकार ऐड करो कंटीजेंसी रिजर्व। कंटीजेंसी रिजर्व कितने का दिया हुआ है? 70,000 का। अच्छा, P&L का बैलेंस दिया गया डेबिट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको पता है फिक्टिशियस एसेट्स होती है जिसका डेबिट बैलेंस होता है। तो P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दोनों फिक्टिशियस एसेट्स है, तो उनके बैलेंसेस क्या होंगे? लेस होंगे। तो यहां पे लेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस कितने का था? P&L का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 30,000, उसको लेस करना है, ब्रैकेट में शो कर दो। और इसी प्रकार लेस कर दो कंटीजेंसी रिजर्व 10,000, वो भी लेस करोगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट 190 में से 40 चला गया, 150। टोटल एडजस्टेबल अमाउंट 150 आ। अब ये देखो कि इस 150 में कौन कितना सैक्रिफाइस, कौन कितना गेन कर रहे हैं। तो देयरफॉर सैक्रिफाइस बाय ए 150 का 1/10। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 15,000। सैक्रिफाइस बाय बी, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 150 का 3/10 45,000। गेन बाय सी, सी कितना गेन कर रहा है? 150 का 4/10 यानी कि 60,000। सी इज ए गेनर ऑफ 60,000। ए एंड बी आर द सैक्रिफाइसर। एंट्री क्या होती है? गेनर से पैसा लेकर सैक्रिफाइसर को देना है, जो भी डेट है वो डेट लिखेंगे। क्या एंट्री? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी से कितना पैसा लिया जाएगा? 60,000। ए को कितना देना है? 15। बी को कितना देना है? 45। यहां लिख देंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर रिजर्व्स। क्लियर बेटा? तो देखो ये ट्रीटमेंट कब करना है? जब पार्टनर रिजर्व वगैरह के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। वैसे देखो ये केस तभी आएगा जब क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन हो, अदरवाइज कोई भी सिचुएशन हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अगर स्पेशली ना कहा गया हो तो फर्म के पास जितने भी रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस के बैलेंस होंगे, ऑल ऑफ दिस बैलेंसेस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड एज। ठीक, तो देखो बेटा इसी से रिलेटेड बस यहीं तक ये आपकी बुक में 30 तक। ठीक, तो ये रिजर्व के क्वेश्चंस कीजिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे, रिवैल्यूएशन और पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक, यहाँ तक करके देखिएगा। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।